हाल ही में हमने दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग क्षेत्रों में वहाँ पर जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर एक नए तरीके का प्रोटेस्ट देखा था। उसी प्रोटेस्ट के बाद जो मेड्स हैं, घर में जो काम करती हैं, जो श्रमिक होती हैं, उनका हमने प्रोटेस्ट देखा। तो नोएडा के इस औद्योगिक इकाइयों में जो हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद हिंसा भी देखी गई। और इन सारे चीज़ों को अगर कोई मज़दूरों का आक्रोश या श्रमिक आंदोलन मान रहा है, तो मुझे लगता है कि उन्हें यह वीडियो देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए। क्योंकि जैसे-जैसे पुलिस की जाँच आगे बढ़ रही है, एक ऐसा नेटवर्क सामने आ रहा है जो केवल वेतन या श्रम अधिकार या कामकाजी परिस्थितियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक ऑर्गेनाइज़्ड है, आइडियोलॉजिकल रूप से संचालित हो रहा है। तो चलिए पूरी कहानी क्या है वो समझते हैं। मैं हूँ शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। दरअसल ये जो कहानी है वो सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये एक पूरे मॉडल की है जिसमें एक मुद्दे को, एक किसी टॉपिक को आधार बनाकर व्यापक स्तर पर असंतोष को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसे दिशा दिखाई जाती है और फिर एक बड़े आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में उसे प्रस्तुत कर दिया जाता है। नोएडा में 12 से 14 अप्रैल के बीच जो घटनाएं हुई वो सामान्य भीड़-भाड़ या अचानक भड़के गुस्से का परिणाम नहीं थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन 3 दिनों के भीतर ही सैकड़ों लोगों को जोड़ने वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए, जिनमें हिंसा को भड़काने वाले संदेश भी शेयर किए गए। क्यूआर कोड्स के माध्यम से जो ग्रुप्स बनाए गए उसमें 800 तक लोग जो मेंबर्स हैं वो जोड़े गए थे। ये पूरी तरह से मैसेज देता है, संकेत देता है कि मोबिलाइजेशन स्वतः स्फूर्त नहीं था। एक ऐसा सिस्टम था जिसमें पहले से तय योजना के अनुसार लोगों को जोड़ा गया, संदेश फैलाए गए और फिर उन्हें सड़कों पर उतारा गया था। अगर यह केवल मजदूरों का या श्रमिकों का आंदोलन होता, स्वतः स्फूर्त आक्रोश होता, तो इतनी ऑर्गेनाइज डिजिटल तैयारी संभव नहीं हो सकती थी। जो सामने एक डॉक्यूमेंट आया है उसमें एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि जो वास्तविक में जो श्रमिक मुद्दों पर चर्चा जो होनी थी वो उस ग्रुप में नहीं थी। उसमें ना ही वेतन वृद्धि की बात हो रही थी, ना ही किसी जो वर्क कल्चर है उसकी बात हो रही थी, उसमें सुधार की बात हो रही थी। इसके बजाय जो उसमें जो एक्टिविटी थी वो थी कि भीड़ कैसे जुटाई जाए, लोगों को कैसे उकसाया जाए, औद्योगिक इकाइयों में तोड़-फोड़ कैसे की जाए, उसमें हमला कैसे किया जाए, ये सारी बातें हो रही थी। यहीं पर इसीलिए जो एक सवाल है वो उठता है कि मजदूरों का जो मुद्दा है वो सिर्फ इनका एंट्री पॉइंट था और वास्तविक उद्देश्य कुछ और था। देखा जाए तो ये पैटर्न नया नहीं है। पहले भी हमने कई बार ऐसे ही जनहित के मुद्दों को आधार बनाकर व्यापक कम्युनिस्टों का एक आंदोलन देखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज ये काम और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और टेक्निकली रूप से सक्षम तरीके से हो रहा है देखा जाए तो। नोएडा की घटना में कुछ नाम और संगठन भी सामने आए हैं, जैसे मजदूर बिगुल का नाम आया है, बिगुल मजदूर दस्ता है, रिवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया है, मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान है। अगर पहली नज़र में देखें तो अलग-अलग संगठन लग सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर इनकी एक्टिविटीज और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एक साथ है। एक संगठन जो है वो मोबिलाइज करता है, दूसरा नैरेटिव बनाता है और तीसरा आइडियोलॉजिकल दिशा देता है। यह लेयर्ड स्ट्रक्चर्ड है जो किसी भी नॉर्मल मजदूर आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता। यह उस प्रकार का ढांचा है जो लंबे समय तक सस्टेन एजिटेशन के लिए तैयार किया जाता है। सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण जो एनालिसिस है वो इन आंदोलनों में फ्रंट और एक्चुअल वर्कर्स कम दिखाई दे रहे हैं, जबकि कैडर बेस्ड मोबिलाइजेशन ज़्यादा दिख रहा है। यानी जो लोग सड़कों पर हैं वो ज़रूरी नहीं कि वही वो लोग हों जिनके मुद्दे के नाम पर आंदोलन हो रहा है। एक ऐसा मॉडल है जिसमें ट्रेंड और आइडियोलॉजिकली अलाइन कैडर ग्राउंड पर स्थिति को नियंत्रित करते हैं और दिशा देते हैं। ये वही मॉडल है जो पारंपरिक राजनीतिक आंदोलनों में देखा जाता है, जहां भीड़ तो होती है लेकिन नियंत्रण कुछ लोगों के हाथ में होता है। जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसके अनुसार यह भी समझ आया कि ये जो नेटवर्क है वो सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार गोरखपुर से पानीपत और बंगाल तक है। यह विस्तार यह संकेत देता है कि यह आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक रिकरिंग पैटर्न है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दों के साथ सामने आता है। कहीं पर औद्योगिक हड़ताल के रूप में, कहीं पर मजदूर आंदोलन के रूप में, कहीं विरोध प्रदर्शन के रूप में, लेकिन हर जगह एक समान एक स्ट्रक्चर होता है, एक रणनीति दिखाई देती है।
इस पूरे ढांचे को समझने के लिए मल्टी फ्रंट एजिटेशन मॉडल को भी समझना महत्वपूर्ण है। इस मॉडल में अलग अलग मुद्दों पर समान नेटवर्क सक्रिय होता है। हर मुद्दे को एक बड़े आइडियोलॉजिकल फ्रेम में जोड़ा जाता है और हर आंदोलन को एक दूसरे से जोड़कर व्यापक असंतोष का माहौल बनाया जाता है। जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें भी यह उल्लेख है कि यही नेटवर्क अन्य मुद्दों जैसे प्रदूषण, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और नागरिकता कानून में भी सक्रिय दिखाई था। इसका मतलब है कि केवल सेक्टर स्पेसिफिक एजिटेशन नहीं है, यानी प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक व्यापक आइडियोलॉजिकल रणनीति का हिस्सा है। एक प्रश्न है इस पूरे घटना को लेकर, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप जानते हैं कि इस पूरे तंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है मजदूरों की आवाज। यह एक ऐसा नैरेटिव शील्ड है जिसके पीछे किसी भी गतिविधि को वैधता दी जा सकती है। जब कोई आंदोलन मजदूरों के अधिकार के नाम पर होता है तो उस पर सवाल उठाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर उसी आंदोलन के भीतर कोई संगठित हिंसा हो जाए, डिजिटल कोऑर्डिनेशन और आइडियोलॉजिकल दिशा दिखाई दे, तो क्या उसे भी सिर्फ मजदूर आंदोलन के नजरिए से देखा जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? इस प्रकार के नेटवर्क का जो सबसे बड़ा खतरा है वो यही है कि यह सतह पर तो सामान्य और सामाजिक आर्थिक आंदोलन जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, स्लीपर सेल की तरह काम करता है, एक मल्टी लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये काम करता है। जो इस पूरे चीज को लेकर एक प्रश्न मेरे मन में उठता है कि जो नोएडा की जो घटना है वो केवल एक सिटी के, एक शहर की कहानी नहीं है, बड़े सवाल की ओर इशारा करती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या हम वास्तव में एक स्वतःस्फूर्त मजदूर आंदोलन देख रहे थे या एक सुनियोजित, वैचारिक और संगठित मोबिलाइजेशन देख रहे थे जो अलग अलग मुद्दों के माध्यम से खुद को सामने ला रहा है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में तो जरूर बताइए। जो अभी तक सामने सच्चाई आ रही है वो यही कहती है कि हर जगह वही संगठन, वही चेहरे और वही पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ये संयोग नहीं हो सकता, ये एक संकेत है कि कोई ना कोई एक ढांचा काम कर रहा है। नोएडा की सड़कों पर जो दिख रहा है वो शायद सिर्फ शुरुआत है, असली कहानी और बड़ी हो सकती है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? हमें ज़रूर बताएं। द नैरेटिव को के ऐसी ही वीडियोस को, ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए द नैरेटिव को फॉलो करें और इस वीडियो को, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।